तो मूवी की शुरुआत भैरवपुर नाम के एक गांव से होती है, जहां पर हम बहुत बड़े से महल में कुछ तांत्रिकों को देख पाते हैं जो कि किसी सांबंगी नाम की एक आत्मा से वहां पर छुपे हुए 400 साल पहले के खजाने के बारे में पूछ रहे थे। तब शुरू में तो सांबंगी उनके वश में आ रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उसने वहां पर मौजूद सभी तांत्रिकों को मारना चालू कर दिया था। सभी वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर सांबंगी सबको जान से मार देता है। जहां से सीन सीधा हैदराबाद में मौजूद एक कॉलेज पर आता है, जहां कॉलेज का प्रिंसिपल रंजीत अपने ऑफिस में पिछले 4 दिनों से लगातार बिना कुछ खाए पिए बस कुछ रिसर्च पेपर्स बनाए जा रहा था। तब उसका पियोन आकर उससे उसकी इस परेशानी का रीजन पूछता है, और तब जाकर हम रंजीत की बातों से जान पाते हैं कि असल में रिसर्च पेपर्स असल में 3 स्टूडेंट्स के हैं, जिन्होंने पिछले 5 साल से रंजीत को परेशान करके रखा है। जहाँ से सीन सीधा 5 साल पहले जाता है। हम देखते हैं कि मैरी, क्रिश और विनय नाम के 3 स्टूडेंट रंजीत के पास आए थे ताकि वो उसके कॉलेज से अलग अलग फील्ड्स में डॉक्टरेट कर सके। तब वो तीनों ही उसको बहुत ज्यादा मक्खन लगाते हैं और किसी तरह से उसके कॉलेज में एडमिशन भी ले लेते हैं। लेकिन उसके कुछ ही समय में हम देखते हैं कि मैरी पूरा टाइम बस नशे करते हुए खुद से ही बातें करता रहता है। विनय इलेक्ट्रिक वायर से अजीब अजीब से गेम बनाता रहता है और क्रिश प्रिंसिपल की बेटी पर ही लाइन मारने की कोशिश करने लगता है। सबसे बड़ी बात कि क्रिश की हरकतों से वो भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होने वाले थे कि तभी रूम में रंजीत पहुंच जाता है, जो कि ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था। मगर तब वो बस अपनी बेटी को वहां से लेकर चला जाता है, जिसके बाद हम उन तीनों की कुछ और हरकतों को देखते हैं, जहां पर वो कॉलेज में रोमांस करने वाले कपल्स की वीडियोस बना लिया करते थे और उसके बाद उनसे पैसे लिया करते। साथ ही साथ उन्होंने कॉलेज में काफी बार भी खोल दिया था और वो कॉलेज की फार्मेसी से दवाइयां चुराकर उनके ड्रग्स बनाकर भी बेचा करते थे। अब रंजीत यहाँ पर सब कुछ जानता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उन तीनों ने उसको भी नहीं छोड़ा था। उनकी वजह से उसकी गर्दन तक टूट गई थी और वो लोग कभी कभी तो रंजीत के ऑफिस से ही किताबों को चुराकर उन्हें भी बेच दिया करते थे। और अब उनको वहाँ से भगाने का रंजीत के पास बस यही एक रास्ता था कि वो उनकी रिसर्च खुद ही पूरी करे और उनकी डिग्री उनको दे दे, ताकि वो उनको वहाँ से ऑफिशियली भगा सकेगा। जिसके चलते वो पिछले 4 दिनों से ऑफिस में ही रहकर उनकी रिसर्च पूरी कर रहा था। अब कुछ ही दिनों के बाद विनय, मैरी और क्रिश वापस से रंजीत के पास आते हैं, जो कि अपने रिसर्च को पूरा करने के लिए 3 साल का टाइम और मांग रहे थे। लेकिन रंजीत, जो कि अब उनको 3 सेकंड भी नहीं दे सकता था, वो उन्हें किताबें दिखाता है जिसके अंदर उसने खुद उनकी रिसर्च कंप्लीट करके पब्लिश करवा दी थी। साथ ही साथ अब वो उन्हें उनकी डिग्रीज देकर तुरंत एक कॉलेज से उनको बाहर निकाल देता है। तब वो लोग थोड़ा सा परेशान होते हुए वहाँ से शहर की तरफ अपनी वैन में जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उन लोगों की वैन का डीजल खत्म हो जाता है और तब जाकर विनय को ये पता चलता है कि उसने जो पैसे डीजल भरवाने के लिए दिए थे, उन पैसों की मैरी ने दारू और खाने पीने की चीजें खरीद ली है। जिसको जानकर विनय को मैरी के ऊपर काफी गुस्सा आता है, मगर अब वो सब जल्दी से बाहर आकर आराम से दारू पीने लगते हैं और इसी तरह से बैठे बैठे उन्हें शाम हो जाती है। अब रात में वो लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें गाँव में से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। और जब वो तीनों गांव में जाकर चेक करते हैं तो वहां पर बहुत सारे अघोरी बाबा हवन कर रहे थे और हवन करने के बाद वो एक घर के पास जाकर उस जगह की जमीन खोदकर बहुत सारा पुराना खजाना निकालते हैं, जिसके बाद उस घर के लोगों ने भी अघोरियों को बहुत सारे पैसे दिए थे। इसका मतलब यही था कि गांव में अंधविश्वास बहुत ही ज्यादा था। तभी वहां पर एक आदमी भी भागता हुआ आ जाता है, जिसकी बेटी के ऊपर सांपंगी ने कब्जा कर लिया था और ये वही आत्मा है जिसको शुरुआत में दिखाया गया था। तब वो अघोरी सांबंगी को उस लड़की के अंदर से निकालते हैं और उसके घर वालों से भी मोटे पैसे ले लेते हैं। और ये सब देखने के बाद मैरी, विनय और कृष्ण ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग भी इसे गांव में यही काम करने लगेंगे ताकि वो पैसे कमा सके। अब यहाँ पर मैरी के हिसाब से वो बचपन से ही भूतों से बात कर सकता था। विनय भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में ही डॉक्टरेट कर रहा था और साथ ही साथ मैरी भी खजानों को ढूंढने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को बनाना जानता था, जिसके चलते अब तीनों ही मिलकर अगले ही दिन गांव में बैंक ब्रोज A to Z सॉल्यूशंस नाम से एक टेंट लगा लेते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने लिए कॉस्ट्यूम्स बनाकर पैम्पलेट्स भी बांटना चालू कर दिया था। अब पैम्पलेट्स को बांटते टाइम विनय एक फिश रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। और जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसको समझ आता है कि असल में ये लाइन फिश खाने के लिए नहीं थी, बल्कि फिश बेचने वाली लड़की के लिए होती है, जिसको देखते ही विनय भी उसे पहले ही नजर में पसंद करने लग गया था। वहीं जब क्रिश भी पैम्पलेट्स को बांटता हुआ एक कॉलेज के पास पहुंचता है, तब उसकी मुलाकात वहां पर जलाजा नाम की एक लड़की से होती है, जिसे वो भी खुद पहले ही नजर में पसंद करने लग गया था। लेकिन जलाजा अभी घर जाने के लिए लेट हो रही होती है, इसलिए वो घर जाने लगती है, जहाँ पर रास्ते में उसे एक लड़का प्रपोज कर देता है। मगर तभी वहाँ से अचानक से ही उसके
पिताजी आ जाते हैं जो कि गांव के प्रधान भी थे। तब वो उस लड़के को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और कॉलेज के लड़कों को धमकाते हुए वहां से चले जाते हैं कि उनकी बेटी के ऊपर किसी ने भी अगर आंख उठाने की कोशिश करी तो वो उसका बुरा हाल कर देंगे। और कृष्ण ने भी ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी थी, जिसको जलाजा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। बेसिकली उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस वगैरह थी। साथ ही साथ उसे गांव के एक आदमी से बात करने के बाद पता चलता है कि जलाजा की माँ भी 5 साल पहले ही गुजर चुकी है, जिसके बाद उसके पिता ने एक फॉरेनर से शादी कर ली थी। पर जलाजा उस औरत से ज्यादा बात नहीं करती और अकेले में रहती है, यानी कि वो उसे अपनी माँ नहीं मानती थी। अब रात में भी कृष्ण बस जलाजा के बारे में ही सोच रहा था। अब इतने में ही गाँव के अंदर एक तूफान आता है। सभी लोग अपने घर की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि जब भी ऐसा तूफान आता था तो असल में सांपंगी की आत्मा महल के बाहर आकर लोगों को परेशान किया करती थी। अब पहले तो मैरी, विनय और कृष्ण को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में एक बूढ़ी महिला जल्दी ही उनको बताती है कि सांपंगी की आत्मा पिछले 400 साल से गांव के पास वाले महल के अंदर बंद है और कभी कभी अचानक से वो गांव में आकर लोगों को परेशान करना चालू कर देती है। जिसको सुनकर अब वो तीनों भी अपनी वैन में जाकर बैठ जाते हैं। अब बाहर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था और अगले दिन जब वो तीनों टेंट के पास बैठे हुए थे तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अपनी सासू माँ के घर में दबे हुए खजाने को ढूंढवाना चाहता था। अब ये तीनों ही रात में उस आदमी के घर पर जाते हैं, जहां पर उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स की मदद से बहुत ही जल्दी उस खजाने को ढूंढ लिया था, जिसको देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है। लेकिन जब वो व्यक्ति इन तीनों को पैसे देने की कोशिश करता है तो वो उससे पैसे नहीं लेते। वो यहाँ पर स्मार्टली गेम प्ले करते हैं। वो बस उसके साथ एक फोटो खींच लेते हैं और उससे आज के हादसे के बारे में गाँव में बताने के लिए कह देते हैं, जिससे की उनका मुफ्त में ही अच्छा खासा प्रचार हो जाता। और ये चीज बहुत ही जल्दी वर्क करती है, क्योंकि अगले दिन जब वो लोग उठते हैं तो ये बात गाँव के अंदर आग की तरह फैल गई थी और उनके टेंट के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। लोग अपनी हर तरह की समस्या लेकर उनके टेंट के बाहर आए हुए थे। अब वो तीनों भी सबके काम करने में लग जाते हैं, जहां पर उन्होंने अपने पास मौजूद सारे के सारे इक्विपमेंट से भूत तब को भगा दिया था, जिससे लोगों का विश्वास उन तीनों पर और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन गाँव में मौजूद जो अघोरी होते हैं ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। वेल अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बैन ब्रोस को प्रधान अपने घर पर बुलाता है, क्योंकि उसकी रशियन बीवी जैसी के अंदर एक भूत आ गया था। अब कृष्ण वहां जाकर सबसे पहले जलाजा को लेता है, जिसको देखने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता है। अब बाद में वो हर बार की तरह अपने इक्विपमेंट्स को चालू करते हैं और कुछ ही देर में जैसी के अंदर से भूत को निकाल कर उसे सही कर देते हैं, जिससे कि अब प्रधान को भी उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा हो गया था। और अब गाँव में किसी को कोई भी दिक्कत होती थी तो वो बैन ब्रोस के पास ही आया करते थे। अब इन तीनों ने ही इस तरह से बहुत कम समय में ही ढेर सारे पैसे कमा लिए थे। खैर अब रात में कृष्ण लेटा हुआ था कि तभी उसे किसी की आवाज आने लगती है, जो कि उसे बाहर की तरफ बुला रहा था। कृष्ण भी उस आवाज का पीछा करते हुए उसी महल के पास पहुंच जाता है, जहां पर सांबंगी की आत्मा थी। अब वो महल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी आता है, जो कि उसे अंदर जाने से रोक रहा था, जिसको देखकर कृष्ण भी वहां पर मुड़ जाता है। लेकिन होता यह है कि अचानक से उसके गले में एक लॉकेट आ गया था, जिसको जब वो देखता है तो लॉकेट चमकने लगता है, जिसके तुरंत ही बाद उसके आसपास की जमीन पर आग लगने से एक स्टार बन गया था और कृष्ण उसके बीचों बीच खड़ा हुआ था, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब तभी उसकी आंख भी खुल जाती है। इसका मतलब अब तक जो कुछ भी वो देख रहा था वो बस सपना था। मगर जब वो अपने गले को चेक करता है तो शॉकिंगली उसके गले में लॉकेट सच में था। मतलब कि शायद हो सकता था कि शायद से सांबंगी की आत्मा ने सच में ही कृष्ण की तलाश की होगी और उसके गले में लॉकेट डाल दिया होगा, जिसके बाद में वो वापस यहीं पर आ गया। अदरवाइज सपने में लॉकेट का देखना और वाकई में भी फिजिकली भी गले में लॉकेट का होना आपस में मैच नहीं करता। मगर अभी कृष्ण इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता और वहाँ से बाहर चला जाता है, जहाँ पर उसके पास जलाजा उससे मिलने के लिए आई थी। तब जलाजा की बातों से हम जान पाते हैं कि उसकी माँ की एक अंगूठी खो गई है, जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी और वो चाहती थी कि कृष्ण उसको ढूंढ कर लेकर आए। और ऑब्वियस सी बात है वो भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए वो उसकी अंगूठी ढूंढने के लिए राजी हो जाता है। साथ ही साथ वो जलाजा से उसके बर्थडे के बारे में पूछ लेता है, जो कि शॉकिंगली अगले ही दिन था, यानी कि 3 मार्च को था। तभी हम उन अघोरियों को देखते हैं जिनके पास अब बैन ब्रोस की टीम की आने की वजह से कोई भी काम नहीं था, इसलिए उन्हें बैन ब्रोस के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और मुझे बार बार ये बैन ब्रोस बोलना काफी वियर्ड सा लग रहा है। जो लोग जानते हैं वो समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों है, और अगर समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एनीवेज अब यहाँ से सीन सीधा रात में शिफ्ट होता है, जहाँ पर कृष्ण अपने दोस्तों के साथ था। और क्योंकि अब बस 12 बजने में थोड़ा ही वक्त बचा हुआ था, जिसके चलते वो डिसाइड करता है कि वो रात में ही जलाजा को विश करने के लिए उसके घर पर जाएगा। जिस पर पहले तो सभी कृष्ण को समझाने की कोशिश करने लगता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। अगर वो पकड़े गए तो
प्रधान उनका वही हाल करेगा जो कि उसने जलाजा के कॉलेज के स्टूडेंट्स का करा था। मगर क्रिश किसी भी हालत में उसके पास जाना चाहता था। अब तभी उसे याद आता है कि आज चंद्र ग्रहण की रात है और आज भी सांपंगी की आत्मा जरूर महल से बाहर निकलेगी, इसलिए वो लोग विनय को सांपंगी की आत्मा बनकर प्रधान के घर में भेज देंगे। और जब सबका ध्यान उस पर होगा तो इसी बीच क्रिश जाकर जलाजा से मिल लेगा। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही बहुत ज्यादा रात हो जाती है तो तीनों दोस्त प्लान के हिसाब से प्रधान के घर में चले जाते हैं, जहाँ पर क्रिश भी जैसे तैसे जलाजा के रूम में पहुंच जाता है। लेकिन नीचे जब विनय सबका ध्यान भटका रहा था तब प्रधान उसको अपने साथ पकड़कर अपने रूम में ले जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि घर में चोर घुस आए हैं, न कि कोई आत्मा। और तब वो उसको बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। अब वहीं हम ऊपर देखते हैं कि जलाजा भी क्रिश को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश थी और वहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। साथ ही साथ क्रिश ने जलाजा को उसकी माँ की अंगूठी ढूंढकर भी दे दी थी, जिसको देखकर वो और ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। अब नीचे जैसे तैसे मैरी और विनय भी बचकर भाग गए थे, जिसके थोड़ी देर के बाद में क्रिश भी जलाजा को किस करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह अचानक से ही उन तीनों को पंचायत में बुलाया जाता है, जहाँ पर जाने में उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं सरपंच को उनके बारे में पता न चल गया हो। लेकिन जब वो तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि असल में गाँव में मौजूद अघोरियों ने अपने जलन के चलते उन्हें गाँव से निकलवाने की बात कही थी। पर जब प्रधान अपना फैसला लेने वाला था तब अचानक से गांव वाले बीच में आ जाते हैं, जो कि नहीं चाहते थे कि उन तीनों को गांव से निकाला जाए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। इसलिए तब अघोरी क्रिश को चैलेंज करते हैं कि अगर वो अपने दोस्तों के साथ जाकर सांपंगी की आत्मा को भी वश में कर लेता है और महल में दबे हुए खजाने को ढूंढ लेता है तो ही वो इस गांव में रहेंगे। तब क्रिश भी अपने दोस्तों के साथ बात करके डिसाइड करता है कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, पर बदले में उसकी 3 शर्तें थी। पहली शर्त यही कि अगर वो चैलेंज कंप्लीट कर दिया जाए तो उसकी शादी जलाजा से करवा दी जाएगी। दूसरी शर्त ये थी कि वो खजाने का 50% अपने पास रखेगा और बाकी सारा गांव वालों को बांट देगा। और तीसरी शर्त ये होती है कि जब वो लोग महल से सक्सेसफुल होकर गांव में वापस आएंगे तो उसके बाद अघोरियों को अपना सर मुंडवा कर गांव से बाहर जाना पड़ेगा, जिस पर अघोरी मान जाते हैं। जिसके बाद मैरी, विनय और क्रिश को उस महल में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उन तीनों ने ही महल में गड़े हुए खजाने को ढूंढना चालू कर दिया था। तब अंदर उन्हें बहुत सारी और भी बेशकीमती चीजें दिखाई देती हैं, जिन्हें वो मजे लेते हुए अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें अपने इक्विपमेंट्स के अंदर बहुत बार अलग अलग जगहों से खजानों के सिग्नल आ रहे थे, पर जब वो खोदना चालू करते तो उन्हें वहाँ पर बस मरे हुए लोगों के कंकाल मिलते थे। पर बाद में क्रिश को एक फोटो के अंदर एक चाबी भी मिलती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उस चाबी को कहाँ पर इस्तेमाल करना है और इसलिए वो बस उसे अभी अपने पास रख लेता है। अब इसी तरह से रात हो गई थी और वो तीनों भी थक हार कर महल के हॉल में ही खाना बनाने लगते हैं, साथ ही साथ दारू का भी इंतजाम कर लेते हैं। तभी क्रिश के पास भी जलाजा का कॉल आ गया था, जिससे बात करने के बाद क्रिश को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और अब वो जलाजा से फोन के पास किस देने के लिए आ ही रहा था। लेकिन जैसे ही जलाजा उसे किस करने वाली होती है कि तभी क्रिश का फोन अपने आप टूट जाता है, जिसको देखकर तीनों दोस्त बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह गए थे। मगर वो लोग इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते और वापस से खजाना ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन अब महल के अंदर धीरे धीरे क्रीपी चीजें होना चालू हो गई थी। मैरी जब महल में लगी हुई तलवार को देख रहा था तो उसको विनय के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे जाकर बात करने पर पता चलता है कि विनय ने महल में रखे हुए एक बॉक्स को अपने आप ही हिलते हुए देखा था। तब मैरी भी उस बॉक्स को देखने के लिए जाता है, लेकिन जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक चूहा था और तब जाकर दोनों की जान में जान आती है। अब मैरी भी उस तलवार के पास वापस आ गया था, लेकिन जब वो नोटिस करता है कि तलवार को उसने जमीन पर ही छोड़ दिया था, लेकिन वो तो अब अपने आप सही जगह पर आ गई। लेकिन नशे में होने की वजह से वो इस बात को मजाक में लेता है और सोने के लिए चला जाता है। वहीं अब जब क्रिश महल के अंदर छानबीन कर रहा होता है तब उसे मूर्ति के अंदर एक चाबी मिलती है, जिसे कि उसने अपने पास रख लिया, यानी कि उसके पास फिलहाल 2 चाबियां थी। मगर अब क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी इसलिए वो भी जाकर अपने दोस्तों के साथ ही सो जाता है। अब रात में जब वो तीनों सो रहे होते हैं तो विनय वॉशरूम जाने के लिए उठता है, जहाँ पर उसके सामने सांपंगी की आत्मा आ गई थी, जिसको देखकर वो तुरंत ही भागता हुआ अपने बाकी साथियों के पास आता है। पर अब उसे बेड के नीचे से भी बहुत ही क्रीपी आवाजें आ रही थी, जिनको सुनकर वो डरते हुए अपने फोन का कैमरा चालू करता है और बेड के नीचे डालता है, जहां पर वापस से उसे क्लिप में सांपंगी की आत्मा दिखाई देती है, जिसको देखकर वो डरते हुए वहीं बेहोश हो गया था। साथ ही साथ अब उसने बेड पर ही टॉयलेट कर दिया था। अगली सुबह जब मैरी और क्रिश अपनी दोस्त की ऐसी हालत देखते हैं तो वो उसको समझाने लगते हैं कि महल में भूत वगैरह कुछ नहीं है, उन्हें जल्दी से जल्दी बस अपना काम खत्म करना है और वहाँ से निकल जाना है। जिस पर विनय उन्हें बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था कि उस जगह पर सच में भूत है
लेकिन ये दोनों यानी कि मैरी और क्रिश कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, जिसके बाद वो लोग अपने काम पर लग जाते हैं। मगर अभी भी लगातार विनय के साथ क्रीपी हरकतें हो रही थी। तभी उन लोगों को एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहां जाने पर उनके सामने एक दरवाजा आ गया था जिसके अंदर 3 चाबी लगाने की जगह थी। और तब क्रिश अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है और उसके पास 2 चाबियां जो थी वो गेट में लगा देता है, जिसके बाद वो तीसरी चाबी ढूंढने में लग जाता है। लेकिन विनय किसी भी हालत में उन्हें यकीन दिलवाना चाहता था कि वहाँ पर सच में सांपंगी की आत्मा मौजूद है, और इसलिए वो तुरंत ही पूरे महल में अलग अलग जगह पर कैमरा लगा देता है ताकि वो सांपंगी की आत्मा को रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों को दिखा सकेगा। और जब रात में वो सभी क्लिप्स को चेक करता है तब उसको पता चलता है कि हर समय सांपंगी की आत्मा उसके ही साथ थी, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी वहाँ पर सांपंगी उसके सामने आती है और उसको हॉन्ट करते हुए बहुत मारती है। और वो मैरी के पास भी पहुंच गई थी, जिसको भी हॉन्ट करने के बाद वो उसे भी खूब पीटती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर क्रिश आता है वैसे ही सांपंगी उसको देखकर बहुत ही प्यार से उसके पास जाती है और उसको इम्प्रेस करने के लिए डांस भी करती है, जिसको देखकर क्रिश के साथ मैरी और विनय दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। लेकिन सांपंगी की हरकतें देखने के बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि सांपंगी असल में क्रिश को पसंद करने लग गई है, और इसलिए वो क्रिश को सांपंगी के साथ डेट पर जाने के लिए बोलते हैं ताकि वो लोग खसाने के बारे में उससे जान सकेंगे, जिस पर क्रिश भी मान जाता है। ऑब्वियस सी बात थी, उसको 3 शर्तें पूरी करनी थी। खैर अब जब क्रिश आकर सांपंगी से मिलता है तो उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में वो एक गे है। जी हाँ, यानी कि वो लड़की नहीं थी, और वो पिछले 400 सालों से उसी महल के अंदर बस क्रिश का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पिछले जन्म में क्रिश उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, मगर उन दोनों का प्यार पूरा नहीं हो पाया था, उनका रिश्ता अधूरा रह गया था। अब ये सब जानने के बाद क्रिश विनय और मैरी को इसके बारे में बताता है, जिसके बाद उन्होंने वापस से खजाने को ढूंढना चालू कर दिया था, और अब सांपंगी भी उन्हें परेशान नहीं कर रहा था। तभी उन्हें सांपंगी के रूम में तीसरी चाबी भी मिल जाती है, जिसे लेकर तुरंत ही उस खुफिया कमरे में वो चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी उन्हें खजाना नहीं मिलता, उन्हें वहाँ पर बस सांपंगी की एक डायरी मिलती है, जिसके अंदर उसने अपने पास्ट के बारे में लिखा हुआ था कि असल में सांपंगी केरल राज्य के एक सबसे बड़े राजा का बेटा था, जो कि उसे भी अपनी तरह ही महान बनाना चाहते थे। लेकिन बचपन से ही सांपंगी को लड़कियों की तरह नाचने का और मेकअप करने का शौक था। ऑब्वियस ही बात है, उस वक्त पर ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, इनफैक्ट आज की डेट में भी उतनी नहीं है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, उस समय से तो अब तक काफी चीजें बदल चुकी है। और इस बारे में जब राजा को पता चला तो उसने सांपंगी के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे जबरदस्ती मदन नाम के एक योद्धा के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने को बोला। मगर मदन, जो कि सांपंगी के बारे में सच्चाई जानता था, उसे भी उससे प्यार हो जाता है। साथ ही साथ मदन सांपंगी को पूरी तरह से उसके हिसाब से ही जीने की आजादी भी दिलवाना चाहता था। मगर राजा को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो उन दोनों को अपने राज्य से ही बाहर निकाल देते हैं, और वो दोनों इसी भैरवपुरम में आकर बस जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने लिए ये महल बनवाया था और उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। पर अचानक से एक वक्त पर मदन को एक युद्ध में जाना पड़ गया था, लेकिन उसके बाद की ही सारे पेजेस गायब थे, जिसको देखकर मैरी, क्रिश और विनय को आगे की कहानी जानने का मन करता है। इसलिए अब क्रिश एक बार वापस से मलन की तरह ड्रेसअप करके सांपंगी से मिलता है और बातें करते हुए आगे की कहानी के बारे में जानता है। तब जाकर उसको पता चलता है कि जब सांपंगी के पास से मदन गया था तो उसने वादा करा था कि जब वो आएगा तो वो सांपंगी से शादी करेगा। पर जैसे ही वो अपने महल से निकलता है तभी उसके ऊपर सांपंगी के पिता के आदमी हमला कर देते हैं, जिनसे लड़ते हुए मदन मारा जाता है। और तब से ही सांपंगी उसका महल के अंदर इंतजार कर रहा था। और ये सब जानने के बाद क्रिश को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और क्योंकि उसे अब किसी भी हालत में सांपंगी को खुश करना था और उसको मुक्ति भी दिलवानी थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सांपंगी से शादी करेगा और उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करेगा। तब वो इस बात को पूरे गांव में फैलवा देता है, और क्योंकि सभी लोग सांपंगी के प्यार को देखकर उसके लिए बुरा महसूस कर रहे थे, इसलिए सभी बहुत ही ज्यादा धूमधाम के साथ उसकी और क्रिश की शादी की तैयारी करने लगते हैं, जिससे सांपंगी की आत्मा बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि पिछले 400 सालों से वो बस इसी पल का इंतजार कर रही थी जिसको वो आज जीने वाली थी। और अब शादी के दौरान सब कुछ सही चल रहा होता है, पर जब क्रिश और सांपंगी को एक दूसरे के गले में माला डाली थी तभी वहाँ पर गाँव की ये सारे अघोरी आ जाते हैं, जो कि किसी भी हालत में एक लड़के की दूसरी लड़के से शादी नहीं होने देना चाहते थे, जिस पर सांपंगी की आत्मा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। और अब सांपंगी की आत्मा का गुस्सा देखकर बाकी सब बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन तभी क्रिश उसका गुस्सा शांत कराने के लिए उसके गले में मंगलसूत्र डाल देता है, जिससे कि सांपंगी वापस से इमोशनल हो जाती है।
और तब वो एक आखिरी बार खुशी से क्रिश को देखती है और उसकी आत्मा को वहीं पर मुक्ति मिल गई थी। जिसके तुरंत ही बाद अब महल में सबके सामने सांबंगी का खजाना भी आ जाता है, जिसको देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यानी कि शुरुआत में जब ये लोग महल के अंदर खजाना ढूंढ रहे थे, इनको खजाना हर जगह डिटेक्ट हो रहा था, लेकिन सांबंगी की आत्मा उस खजाने को इधर उधर करके वहाँ पर कंकाल रख दिया करती थी ताकि यहाँ पर क्रिश वहाँ से बाहर ना जाए। जिसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब अपनी शर्त के मुताबिक क्रिश ने खजाने का 50% ले लिया था। उसकी जलाजा से शादी भी हो रही थी और फिर मूवी के आखिरी सीन में हम उन अघोरियों को भी गंजा होते हुए देखते हैं और तब जाकर विनय, क्रिश और मैरी को ये पता चलता है कि असल में वो अघोरी थे ही नहीं, वो भी उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिसमें विनय, मैरी और क्रिश पढ़ा करते थे। पर उन्होंने भी पैसे कमाने के चक्कर में लोगों के सामान को ढूंढने का नाटक चालू कर दिया था, जिसको देखकर वो तीनों ही अपने सीनियर्स के गले लग जाते हैं। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक तेलुगु हॉरर कॉमेडी फिल्म ओम भीम बुश फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मूवी देखने में काफी इंटरेस्टिंग है, आप इसको देखोगे तो आपको देखने में मजा आएगा। जगह जगह पर काफी हंसी भी आती है और यहाँ पर साथ साथ कुछ जगहों पर डर भी लगता है। बाकी यहाँ पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।